जैसे ही मुझे सूचना मिली कि मुझे इस सम्मेलन में संबोधन का अवसर मिलने जा रहा है, तो मैंने तत्काल ही मेरे छोटे भाई समान मित्र श्री रजनीश बिश्नोई को फ़ोन किया कि मुझे कुछ ऐसी बातें बताइए जो कि गुरु महाराज ने शिक्षा के ऊपर कही हो। मुझे याद नहीं, इसलिए उन्होंने बाकायदा मुझे कागज़ पर लिख कर दिया कि शिक्षा पर गुरु महाराज के क्या विचार हैं। हो सकता है मेरी भाषा उतनी सुदृढ़ ना हो, मैं वर्तनी संबंधी या शब्द संबंधी अशुद्धि कर दूं, आप उसे क्षमा करते हुए गुरु महाराज की वो बात, वो शब्द सुनिएगा जो उन्होंने शिक्षा के महत्व पर कहे हैं। पहला जो शब्द है वो है, ये शब्द संख्या 22 है, ताके ज्ञान न ज्योति मोक्ष न मुक्ति। इसका अर्थ आप अच्छी तरह से समझ गए कि जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, उसे मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर एक शब्द महाराज ने कहे, गुरु महाराज ने कहे, ज्ञान खड्गू जथा हाथे कौन होयसी हमारा रिपु। यानी कि जिसके पास ज्ञान रूपी तलवार है, खड्ग है, उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। तो ज्ञान के महत्व को इन शब्दों के साथ गुरु महाराज ने अपनी शब्द वाणी में पिरोया है। एक शब्द संख्या 26 जो उन्होंने एक प्रकार से युवाओं के लिए कहे हैं, उत्तम कुल का उत्तम न होएबा कारण क्रिया सारू। यानी कि आप उत्तम कुल में जन्मे हैं तो आप उत्तम नहीं होंगे, उत्तम तब होंगे जब आप शिक्षित हैं, जब आपके पास ज्ञान रूपी ज्योति है, जब आपके पास नैतिक मूल्य है। तो ये शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जब हम लोग यहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तीर्थ स्थल लालासर साथरी के लिए आ रहे थे, तो हमारे साथ गाड़ी के अंदर मेरे छोटे भाई श्री इंद्र बिश्नोई, श्री जगदीश बिश्नोई, श्री रजनीश बिश्नोई और श्री संदीप बिश्नोई भी बैठे हुए थे। हमने जाम्भो जी के जंब दर्शन पर एक चर्चा शुरू की। तो चर्चा में ये बात आई कि जंबेश्वर जी एक मानववादी व्यक्तित्व थे। यानी कि उन्होंने ये कहा कि मानव का जो जीवन है, जो हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, हमें इसका सदुपयोग करना है, इसे सुंदर और अच्छा बनाना है, शानदार बनाना है। वे विज्ञानवादी भी थे। उन्होंने जो अपने 29 नियम दिए वो पूरी तरह से तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं। एक और भी बात कहते हैं कि वक्त के साथ उपदेश या नियम पुराने पड़ जाते हैं, लेकिन मुझे तो अद्भुत बात दिखाई देती है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे श्री जंबेश्वर भगवान के ये 29 नियम उतने ही प्रासंगिक होते जा रहे हैं, उनका महत्व बढ़ता जा रहा है। हमें इस बात को पहचानना है। ये मानववाद और ये विज्ञानवाद पश्चिम की अवधारणाएं मानी जाती हैं, लेकिन पश्चिम में इन अवधारणाओं के बावजूद भी भौतिकवाद आया। ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम अपने इस मानववाद और विज्ञानवाद को सही तरीके से अपनी प्रगति में प्रयोग नहीं कर सका। उन्होंने भौतिक प्रगति की, लेकिन उनकी सामाजिक प्रगति, उनकी आध्यात्मिक प्रगति हम लोगों के सामने शून्य है। इसका मूल कारण ये है कि वो अपने मानववाद और विज्ञानवाद में नैतिक नियमों को स्थान देना भूल गए। लेकिन श्री गुरु जंबेश्वर महाराज ने अपने 29 नियमों में जहाँ मानववाद को स्थान दिया, विज्ञानवाद को स्थान दिया, वहीं
उन्होंने नैतिक नियमों को भी स्थान दिया। ये 29 नियम जो हैं वो वास्तव में मुझे भारतीय जीवन पद्धति लगती है कि प्रत्येक भारतीय को इन 29 नियमों को अपनाना चाहिए और मानना चाहिए। कई बार मेरे जब बिश्नोई विद्यार्थी आते हैं, हमारी चर्चाएं भी होती हैं, तो मैं उन्हें कहता हूं कि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं 29 नियमों को मानूं। यद्यपि सारे नियम तो मैं नहीं मान पाता, लेकिन फिर भी 22-23 नियम जो है वो मैं मानने का पूरा प्रयास करता हूं और मानता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि भले ही मैंने बिश्नोई परिवार में जन्म नहीं लिया, लेकिन कर्म से मैं लगभग बिश्नोई हूं। अब मैं नमन प्रणाम करना चाहूंगा। देखिए, जो महापुरुष होते हैं वो दिशा निर्देशित करते हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति हासिल कर बैकुंठ धाम चले जाते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को लगातार जीवित रखने के लिए कुछ व्यक्तित्वों की, कुछ संतों की आवश्यकता रहती है। मुझे परसों बड़ा ही महान सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मुझे मेरे मोबाइल पर परम आदरणीय आचार्य स्वामी सच्चिदानंद जी के शब्द सुनाई दिए कि आपको युवा सम्मेलन में अपनी उपस्थिति देनी है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस युवा सम्मेलन में आमंत्रित किया। उन्हीं परंपराओं को, उन्हीं नियमों को समाज में लगातार प्रेषित, पुष्पित और पल्वित कर रहे हैं स्वामी श्री राजेंद्रानंद जी। जब मैं इनकी कार्यप्रणाली देखता हूं, सूरतगढ़ भी आप पधारते हैं, अभी लालासर साथरी में भी मैंने इनके कार्यों को देखा, समझा और जाना, तो मुझे लगा कि संत को कैसा होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि निसंदेह उन्हें स्वामी राजेंद्रानंद जी जैसा होना चाहिए, जो समाज को लगातार प्रेरणा प्रदान करे। नमन प्रणाम मेरे समक्ष विराजमान उस जन समुदाय को जो भगवान जम्बेश्वर के बताए 29 नियमों का पालन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये भारतीय जीवन पद्धति का सार हैं। नमन प्रणाम उन समस्त व्यक्तित्वों को जिन्होंने जम्ब दर्शन के सार यानी कि प्रकृति और जीव रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्योछावर किया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आप सबको भगवान श्री जम्बेश्वर का अंश मानते हुए एक बार पुनः प्रणाम करता हूं। मेरे बोलने का जो विषय है, जो मुख्य विषय है, वो है युवा और प्रतियोगी परीक्षाएं। लेकिन उससे पहले मैं जो पूर्व वक्ताओं ने बातें कही उसकी कुछ पुनरावृत्ति करना चाहूंगा, क्योंकि उनमें प्रतियोगी परीक्षाओं का सार छुपा है, राज छुपा है। वो युवाओं को जानना है, लेकिन मात्र युवाओं को ही नहीं जानना जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, अपितु माता पिता को भी जानना है, बुजुर्गों को भी जानना है, ताकि वो युवाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित कर सके। मैंने जब इस पंडाल में, इस सभागार में प्रवेश किया तो उस समय छोटी बहन परी बिश्नोई का एक संबोधन चल रहा था, जो कि गूगल पर चल रहा था। तो वो कह रही थी कि जरूरी नहीं कि आईएएस बने, आप जहां पर भी रहें वहां बहुत ही समर्पित भाव से, शानदार तरीके से, मेहनत से काम करें। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही और यही बात अभी थोड़ी देर पहले छोटे भाई श्री प्रेम सुख डेलू ने भी आपको बताई। अब बात करते हैं
श्री अशोक बिश्नोई की, जिन्होंने बिश्नोई समाज को एक आगाह करने का प्रयास किया अपने संबोधन में कि युवाओं में नशे और हिंसा की प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है, तो उसे नियंत्रित करें। और ये नियंत्रण का कार्य माता पिता का है, दादा दादी का है, आस पड़ोस के बड़े बुजुर्ग लोगों का है और समाज के प्रबुद्ध लोगों का है। छोटी बहन डॉक्टर अलका बिश्नोई ने महिला शिक्षा के बारे में चर्चा की और उन्होंने एक पुस्तकालय की बात की। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहने जा रहा हूं। ये बात मैं विशेषकर माता पिताओं से, घर के मुखियाओं से कह रहा हूं कि एक छोटी सी लाइब्रेरी आपको अपने घर में विकसित करनी है, जहां पर अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हों। बच्चा पढ़े ना पढ़े, लेकिन आपकी अलमारी में किताबें सजी हों, क्योंकि किताबों के भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो कि बड़ा प्रेरित करती है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। एक ब्रेन प्लास्टिसिटी की बात भी अलका बहन ने की। बिल्कुल, मैंने भी जब अपना बायोडाटा यहाँ पर भेजा था तो मैंने अपनी 10वीं 12वीं की परसेंटेज का भी उसमें उल्लेख किया था, बीए की परसेंटेज का भी उल्लेख किया था, जो कभी भी 40% से अधिक नहीं रही। हर बच्चा सक्षम होता है और वो हर काम को कर सकता है। तो मेरा ये आग्रह है कि बच्चे को प्रोत्साहित करें। फिर बात आ रही थी श्री रामेश्वर लाल जी बिश्नोई, जो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने तो रट्टा लगा रखा है। बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल ये अवधारणा थोड़ी सी बदल गई कि समझें, रटे नहीं। मुझे लगता है कि यहीं पर ही बात जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। कई बार हम सोच लेते हैं कि रट्टा नहीं लगाना, समझना है, जबकि ज्ञान, देखिए प्रतियोगी परीक्षा में ज्ञान की बात मैं करूंगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपको कुछ चीजें कंठस्थ करनी है, यानी कि रटी हुई होनी चाहिए। ज्ञान क्या है? ज्ञान है तत्काल प्रयोग। ज्ञान का तत्काल प्रयोग होगा तभी वो फायदेमंद है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको ज्ञान का तत्काल प्रयोग करना है परीक्षा भवन में। तो परीक्षा भवन में ज्ञान का प्रयोग करने के लिए कुछ चीजें कंठस्थ होनी जरूरी हैं। तो जो चीज समझ में नहीं आ रही उसे रट दें। मैं आपको एक बात बताऊं कि कई बार ये कहा जाता है कि यूपीएससी में यानी आईएएस परीक्षा में या आरएएस में रट्टे की आवश्यकता नहीं होती। मैं प्रतियोगी परीक्षा के बच्चों को बता रहा हूं कि सबसे पहले फैक्ट आता है, यानी कि तथ्य, फिर कॉन्सेप्ट आएगा और फिर एनालिसिस आएगा। यानी प्रारंभ में जो पहला शब्द आएगा वो ये है कि ज्ञान को कंठस्थ कर दें। इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लें। एक बार जब श्री प्रेम सुख जी डेलू आईपीएस में चयनित हुए, उन दिनों आप नायब तहसीलदार थे, तो सूरतगढ़ पधारे, तो मुझे इस बात का अच्छी तरह से ध्यान है कि बैठे हुए थे, हमारे विद्यार्थियों के साथ ये चर्चा कर रहे थे और इन्होंने कहा कि मैं कुछ विशेष नहीं जानता, अगर मैं आईएएस बन सकता हूँ, आईपीएस बन सकता हूँ तो आप भी बन सकते हैं और मुझे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है वो यही कहता है कि मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो इनके मित्र बड़े भाई सरीके आरएएस श्री यशपाल आहूजा, जो कि तत्कालीन सूरतगढ़ एसडीएम थे, वो भी वहीं पर उपस्थित थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आप कोई भी किताब मंगवाइए सामान्य ज्ञान की और उसका कोई भी पन्ना खोलिए, श्री प्रेम सुख डेलू आपको उस पन्ने पर लिखे हुए प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। इनको सारा ज्ञान कंठस्थ है, तो आपको भी इसे कंठस्थ करना है। फिर
रामेश्वर जी ने समय प्रबंधन की बात की। देखिए 24 घंटे का समय होता है। इन्होंने बता दिया कि आपको सामाजिक समारोहों से पृथक होना है। तो सामाजिक समारोह से या उत्सवों से पृथक हो जाइए और पूरी तरह से अध्ययन में जुट जाइए। एक बड़ी बारीक बात प्रेम सुख जी ने भी कही, मैं भी मानता हूं। देखिए भारतीय परंपरा में जीवन को 100 वर्ष का माना गया। प्रथम 25 वर्ष जो है वो ब्रह्मचर्य अवस्था के हैं, जबकि आपको विद्या अध्ययन करना है। मेरा ये मानना है कि ब्रह्मचर्य अवस्था की समाप्ति तक प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक आधार बना लेना चाहिए। चाहे वो एक छोटी नौकरी ही लग जाए, एक बार आधार बना ले और आगे वो अपनी पढ़ाई को जारी रखे। कई बार हम डायरेक्ट ही बहुत बड़ा टारगेट ले लेते हैं, इस पर भी हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे। तो डायरेक्ट बड़ा टारगेट तभी लें जबकि आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा क्षेत्र के विद्वान व्यक्ति ने ये कह दिया है कि नहीं, आप बड़ा टारगेट सीधा लेने में सक्षम हैं, तभी उस ओर आगे बढ़ें। तो 25 वर्ष की अवस्था तक आपको अपना एक आधार अवश्य बना लेना है। समय चुराएं और बच्चों की संगति पर विशेष ध्यान रखें। इस बात की चर्चा भी इन्होंने की। श्री अमित बिश्नोई ने ये कहा कि माता पिता का संघर्ष जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। धन जोड़ने के स्थान पर हमें अपने बच्चों को योग्य बनाना चाहिए, ये बात आई। और छोटे भाई श्री रवि बिश्नोई, मुझे एक क्रिकेटर के साथ बैठने का दूसरी बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मात्र बहुत अच्छी गुगली नहीं फेंकते, शब्दों को भी नियंत्रित करने में और उसे प्रस्तुत करने में सक्षम है। ये मैंने रवि जी के बारे में देखा। इन्होंने स्पष्ट कहा कि एक तो पढ़ाई के अलावा जिधर भी इंटरेस्ट हो, ये कह रहे थे सिर्फ पढ़ाई की बातें चल रही हैं, उस इंटरेस्ट को पूरा करें। लेकिन मैं यहाँ ये भी आग्रह करूंगा कि कई बार हम ऐसे इंटरेस्ट की तरफ अपने आप को खींच कर ले जाते हैं जिस क्षेत्र के बारे में हमें ज्यादा जानकारी ही नहीं होती। एक बड़ी आध्यात्मिक बात भी इन्होंने कही कि जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय करें, भविष्य के बारे में सोचकर ज्यादा चिंतित ना हो। और छोटे भाई श्री प्रेम सुख जी डेलू, जो अपने आप में शब्दों के इतने जबरदस्त जादूगर हैं, यूट्यूब पर मैंने इनको कई बार देखा। इन्होंने अभी जब यहाँ प्रस्तुत हुए, उपस्थित हुए, तो सबके अभिवादन के साथ साथ अपनी धर्म पत्नी श्रीमती भानुश्री का भी अभिवादन किया, जो इनकी व्यवहारिक बुद्धि का बहुत बड़ा द्योतक है, परिचायक है और गृहस्थ जीवन के कामयाबी के लिए ये बहुत अनिवार्य भी है। लेकिन आपने एक बात कर दी कि मैं हमेशा समय पर आ जाता था, इस बार लेट हुआ, यानी कि दोनों चीजें एक साथ प्रस्तुत की। खैर, मेरी आदत है मूल्यांकन करना, इसलिए मूल्यांकन कर दिया। अब मैं बात करना चाहूंगा बहुत ही संक्षेप में, वो ये है कि प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में 4 लोगों के दायित्वों का मैं उल्लेख करूंगा। आप अपने सबसे पहला जो दायित्व है वो माता पिता और दादा दादी का जो दायित्व है, जो परिवार का दायित्व है, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले आपके घर में एक छोटा बच्चा होता है, पुत्र है, पुत्री है, पोता है, पोती है, उसको भारतीय जीवन पद्धति सिखाए कि भारतीय जीवन पद्धति है क्या। तो नंबर 1 पर आ गई भारतीय जीवन पद्धति। और बिश्नोई समाज को तो मुझे ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि भारतीय जीवन पद्धति क्या है। जो 29 नियम हैं, जो जंबवाणी है, वही भारतीय जीवन पद्धति
है तो अपने बच्चों को ये जीवन पद्धति सिखाएं। दूसरी बात, शिक्षा दिलवाएं। कई बार मैं ये देखता हूं कि माता पिता परिस्थिति का हवाला देते हैं और बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य करना है, उसे शिक्षा जरूर दिलवानी है। तीसरी बात, लक्ष्य प्रदान करें, अपने बच्चे को टारगेट प्रदान करें। बहुत ही महत्व है लक्ष्य का। हालांकि टारगेट उस पर थोपे नहीं, उसे बताएं। छोटा बच्चा होता है, हम मान लीजिए ज्यादा नहीं जानते, तो आपको ये कहना है कि भाई तू पुलिस में जाएगा, तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा। उसे हल्का हल्का अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य की ओर प्रेरित करें। एक चौथी बात, कई बार मैं देखता हूं कि जो पढ़ी लिखी माताएं बड़ी चिंतित रहती हैं कि ये मेरा बच्चा जो है वो चौथी क्लास में हो चुका है और इसके तो सिर्फ 99% ही अंक आए हैं, 1% कहाँ कट गया। बड़ी टेंशन, बड़ा तनाव उनको रहता है। इस तरह का तनाव करने की माता पिता को कोई जरूरत नहीं है। आपके छोटे बच्चे हैं, आपको एक ही काम करना है, उसका जीवन, उसका बचपन उसे जीने दीजिए। सिर्फ उसका हस्तलेख, हैंडराइटिंग आपको सुंदर बनाने का प्रयास करना है और कोई प्रयास मत कीजिए। उसे टारगेट दीजिए, उसके हस्तलेख को, हैंडराइटिंग को सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए। एक मैं देखता हूं कि कई बार हम बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, हम बच्चे को कॉलेज भेज देते हैं, हम बच्चे को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी कोई खोज खबर नहीं लेते। आपकी ड्यूटी है कि आप बच्चे के गुरुजनों से समय समय पर मिले। हाँ जी गुरुजी, ये हमारा बच्चा कैसा चल रहा है। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि एक पिता मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा जो है वो कैसा चल रहा है आप बताएं। उनके बच्चे के बारे में मेरी बात हुई और उन्होंने अपना नंबर मेरे मोबाइल में फीड करवा दिया, मेरा नंबर अपने मोबाइल में फीड कर लिया। 15 दिन बाद जो है वो मेरे को फोन कर देते हैं कि भाई बच्चा कैसा चल रहा है। अभी उस दिन मैंने उनको कहा कि मैं रविवार को 11 बजे आश्रम में मिल जाऊंगा, आप बच्चे को मेरे पास भेज दीजिए। तो मैंने ये देखा कि वो खुद ही उपस्थित हो गए, खुद ही उपस्थित तो हो गए। हमारी बातचीत हुई, बच्चे की परफॉर्मेंस पर बातचीत हुई, उसके बाद वो चले गए। मैंने बच्चे से पूछा उनके जाने के बाद कि तेरे पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं। बच्चे ने मेरे को कहा कि मेरे पिताजी बिल्कुल अनपढ़ हैं, अंगूठा लगाते, यानी उनको हस्ताक्षर भी नहीं करने आते। तो मैंने बच्चे को स्पष्ट रूप से कहा कि तेरे पिताजी अनेक पढ़े लिखे पिताओं से विद्वान हैं। अनेक पढ़े लिखे पिता अपने बच्चों को भेज देते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन फिर उसकी कोई खोज खबर ही नहीं लेते। उनको लगता है कि हम तो सिर्फ ATM कार्ड हैं, ये 10,000 मांगेगा तो मैं तो इसको 15,000 रुपए दे दूंगा, अपने आप ये तैयारी करता रहेगा। देखिए समाज में बहुत सारे भटकाव है, बहुत सारी विकृतियां भी हैं और एक छोटा बच्चा उनसे बहुत जल्दी प्रभावित होता है। तो आपको क्या करना है, अपने बच्चे की परफॉर्मेंस की जानकारी लेनी है। अब दूसरा काम जो बच्चा और माता पिता दोनों को मिलकर करना है, और इस बात का प्रतियोगी परीक्षा के इस मर्म का उल्लेख तो स्वयं गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपने पहले ही शब्द में कर दिया है। यानी उन्होंने ये कहा है कि आपको अपने लिए, यहां पर मैं प्रतियोगी परीक्षा से जोड़ते हुए इसे थोड़ा सा यूं प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपको अपने बच्चे के लिए एक सही गुरुजी का चुनाव करना है, एक अध्यापक का चुनाव करना है, एक संस्थान का चुनाव करना है। यानी कि गुरु के चुनाव में
आप समय लगाएं, लेकिन जब गुरु का चुनाव कर लें, अध्यापक का चुनाव कर लें, संस्थान का चुनाव कर लें, तो फिर पूरी तरह से उसमें श्रद्धा रखें, उसमें विश्वास रखें और उस अध्यापक, उस गुरु, उस संस्थान के निर्देशों की पालना करें। आपका बच्चा 200% प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित करेगा। मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे विचलित रहते हैं। देखिए, बच्चे पर बहुत दबाव होते हैं तो विचलित रहते हैं, और इस विचलन के कारण वो कहीं 15 दिन एक जगह पर पढ़ता है, महीना भर कहीं एक जगह पर पढ़ता है, फिर 1.5 महीना कहीं अनेक दूसरी जगह पर पढ़ता है, जिससे क्या होता है कि परीक्षा परिणाम शून्य ही रहता है। एक सही गुरु, अध्यापक, संस्थान का चुनाव करें और तत्पश्चात उस पर पूरी तरह से विश्वास करें। तो ये दूसरा बिंदु था जो कि माता पिता और बच्चे को मिलकर करना है। एक तीसरा दायित्व की मैं बात कर रहा था, जिसका जिक्र अभी श्री प्रेम सुख जी भी कर रहे थे। गांव की एक गोवाड़ के पास एक जोहड़ में नहाती हुई भैंसें, पीपल का एक पेड़ और पेड़ के नीचे ताश खेलते हुए कुछ लोग। मेरा ये मानना है, ये बच्चे मेरे को बताते हैं, मैं तो कभी गांव में रहा ही नहीं, लेकिन वो बताते हैं कि ऐसा हर गांव में होता है कि वो ताश खेलते हुए लोग बड़ा ही जबरदस्त विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि अच्छा, उसका जो लड़का है वो पढ़ने के लिए गया हुआ है, वो कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कर रहा है और 4 महीने हो गए और अभी तक वो कांस्टेबल नहीं लगा। क्या कहते हैं? 4 महीने हो गए और वो अभी तक कांस्टेबल नहीं लगा। क्या जबरदस्त एनालिसिस है। मैं आग्रह करूंगा सभी गांव वासियों से, समाज के लोगों से, कि वो अपने गांव के बच्चे का उत्साहवर्धन करें। 4 महीने में कोई प्रतियोगी परीक्षा क्लियर नहीं होती। बच्चों को प्रोत्साहित करें। हर पड़ोसी का, हर गांव वासी का, हर मोहल्ला वासी का ये दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र के बच्चों का उत्साहवर्धन करे, उसे हतोत्साहित ना करे। तो ये एक तीसरा बिंदु था जिस पर मैंने चर्चा की। अब बात आती है कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का क्या रहस्य है, क्या राज है। कोई गहरा रहस्य नहीं है, कोई गहरा राज नहीं है। बहुत सारी बातों पर अभी श्री प्रेम सुख जी डेलू और श्री रामेश्वर जी बिश्नोई ने भी प्रकाश डाला। उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति मैं बच्चों के सामने करना चाहता हूं। सबसे पहली बात नोट कर लीजिएगा, जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसे YouTube के माध्यम से भी देख रहे हैं और देखेंगे। रोज क्लास में आए। सबसे पहली बात, 5 बातों में सबसे पहली बात, रोज क्लास में आए। जो नया बच्चा होता है ना, वो जब क्लास में बैठता है तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आता और वो घबरा कर 5, 7, 10, 15 दिन में मैदान छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना है। रोज क्लास में आए। प्रतियोगी परीक्षा की पहली शर्त हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि एकलव्य तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन एकलव्य एक बात जानते थे कि अगर धनुर्विद्या का माहिर बनना है तो रोज क्लास में आना पड़ेगा। और इसलिए एकलव्य ने गुरु की मूर्ति बनाई और उनकी उपस्थिति में अपनी क्लास शुरू कर दी और संसार के सबसे बड़े धनुर्धर बन गए। तो रोज क्लास में आए। दूसरी बात, नोट्स बनाएं। अब ये बड़ा चक्कर रहता है कि बच्चे कहते हैं कि भाई सर आपके नोट्स दे दो। कुछ बच्चे डेलू साहब को भी कहते होंगे कि सर आपके नोट्स दे दो। नोट्स के पीछे बड़ी दीवानगी सी रहती है बच्चों में। लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि नोट्स स्वयं के होते हैं। अगर कोई ये कहे, मैं ये कहूं कि मेरे को
छोटे भाई रवि बिश्नोई की तरह बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनना है, और मैं इनको कहूं कि भाई रवि जी अब मैं तो बूढ़ा हो गया, तो इसलिए मेरे से तो इतनी डाइट नहीं ली जाएगी जितनी एक क्रिकेटर को लेनी पड़ती है। आपको मैं कोई धनराशि दे दूंगा, धन दे दूंगा, आप डाइट लीजिए, आप जो है मैदान में जाकर क्रिकेट का अभ्यास कीजिए और मैं क्रिकेटर बन जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित करना चाहते हैं वो किताबें पढ़ें और खुद के नोट्स बनाएं। तीसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण, टेस्ट प्रैक्टिस करें। अभी डेलू साहब ने भी, जिन्होंने 14 परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, उन्होंने भी कहा कि आपके पास लेखन अभ्यास होना चाहिए। तो टेस्ट प्रैक्टिस करें, और अगर आप किसी संस्थान में टेस्ट दे रहे हैं तो उन टेस्ट के माध्यम से अपनी रैंक को पहले नंबर पर लाने का प्रयास करें। एक चौथी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत ही बड़ी बात, मैं महसूस करता हूं कि बच्चे दबाव में हैं, हमारे बच्चे दबाव में हैं। देखिए कहीं आपका बच्चा दबाव में तो नहीं है, प्रेशर में तो नहीं है। अगर वो दबाव में है तो उसे दबाव मुक्ति की ओर ले जाएं। माता पिता बहुत बड़े मित्र होते हैं, गुरुजन बहुत बड़े मित्र होते हैं, उस बच्चे को दबाव से निकालें। तो प्रतियोगी परीक्षा के बच्चे के लिए जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दबाव में मत आए। और प्रतियोगी परीक्षा की 5वीं बात पर मैं आ रहा हूं। 5वीं बात क्या है? 5वीं बात ये है कि जिसको पेपर देना है उसको तैयारी करनी पड़ेगी। कई बार बच्चे जो हैं अपने गुरुजी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको योजना तो गुरुजी की फॉलो करनी है, खुद की योजना नहीं बनानी है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो जिसको पेपर देना है उसको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये 5 बातें हैं। अब एक बात मैं बहुत बड़ी जो समस्या महसूस करता हूं, मैं रोज कम से कम 10 बच्चों को वापस भेजता हूं आश्रम से। वो आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर मेरे को यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है। वो आकर ये कहते हैं कि सर मेरे को आईएएस बनना है, सर मेरे को आईपीएस बनना है। लेकिन जब उन्हें कसौटी पर परखते हैं तो मुझे ये लगता है कि इस बच्चे को इसकी पारिवारिक परिस्थिति के कारण, इसके आईक्यू के कारण, इसके परिस्थिति के कारण पहले एक छोटी नौकरी हासिल करनी चाहिए। जैसा कि अभी डेलू साहब ने ये कहा कि इन्होंने छोटे से शुरुआत की और आईपीएस तक पहुंचे। या 2 एग्जाम्पल है हमारे पास। अभी छोटी बहन परी बिश्नोई की बात चल रही थी, डायरेक्ट आईएएस। बीच में कुछ असफलताएं हैं जहां तक मेरी संक्षिप्त जानकारी उनके बारे में है, और फिर डायरेक्ट आईएएस। दूसरा उदाहरण श्री प्रेम सुख जी डेलू हमारे पास है, सीढ़ी दर सीढ़ी आईपीएस। आपको ये देखना है कि आपकी योग्यता क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है। इन सब को देखते हुए आपको निर्णय लेना है। सिर्फ मोटिवेशनल संबोधन से अगर हम कुछ समय के लिए उत्साहित होकर और किसी बड़े लक्ष्य की ओर सीधे ही अग्रसर हो जाते हैं तो समस्या आती है। तो जब भी बच्चा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करना चाहे तो आपको अपने बच्चे को एक गुरु के पास ले जाना है कि इसे कसौटी पर कस लो और ये बता दो कि इसे किस चीज की तैयारी करवाएं। तो ये कुछ बातें थी प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में। मैं एक बार उसकी पुनरावृत्ति करना चाहूंगा माता पिता के लिए। ये नंबर 1 बात कि अपने बच्चे को भारतीय जीवन पद्धति सिखाएं। नंबर 2, चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों नहीं हो, शिक्षा दिलवाएं। बच्चे को बातों बातों में छोटे लक्ष्य प्रदान करें, उसका हस्तलेख सुंदर बनाएं और समय समय पर उसके गुरुजनों से अवश्य मिले। माता पिता और बच्चे को संयुक्त रूप से एक काम करना है, वो ये है
कि गुरु या संस्थान का चयन करना है, और जब एक बार चयन कर लिया तो उसमें श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है, और गुरु से ही बच्चे को कसौटी पर कसवाना है कि इसकी योग्यता क्या है। और पड़ोसियों के कर्तव्य, ग्रामवासियों के कर्तव्य, मोहल्ला वासियों के कर्तव्य ये है कि वो अपने सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें। और 5 बातें प्रतियोगी परीक्षा के मर्म के रूप में मैंने बताई कि रोज क्लास में आए, नोट्स बनाएं, टेस्ट प्रैक्टिस करें, दबाव में मत आए, पेपर आपको देना है और तैयारी भी आपको करनी होगी। एक और भी बात जो बच्चे गलती करते हैं, मैंने ये बता दी, उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि योजना आपके गुरु को बनाने दें, क्या करना है, कैसे करना है वो निर्धारित करेंगे, और काम आप करें। मेरे संबोधन को आप सभी ने सुना। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे यहाँ पर उपस्थित होकर, इस लालासर साथरी धाम में उपस्थित होकर संबोधन का अवसर मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, वाकई आपने गागर में सागर भर दिया और आपने अपने अनुभवों के माध्यम से हमें लाभान्वित किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ उपस्थित जन समुदाय और YouTube चैनल के माध्यम से भी जो आपका जो स्पीच है वो निश्चित रूप से असंख्य युवाओं को प्रेरित भी करेगा और उनका एक सटीक मार्गदर्शन भी करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब